कल वो तो है ही, अंडरस्टूड है। आज जो जिनका पहला दिन है कौन कौन है? माधव फर्स्ट। हाय। पहला दिन किस किस का है? चलिए ठीक है, देखो बाद में देखता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। चलिए पहले तो बता देता हूँ, अब तक ना हमने सॉल्यूशन चैप्टर भले ही शुरू कर दिया हो, लेकिन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म करा है। कंसंट्रेशन टर्म्स एक ऐसा पार्ट है जो हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो रियल सॉल्यूशन है उसकी शुरुआत आज से होगी, ठीक है। अब तक जो भी पार्ट मैंने पढ़ाया, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब कुछ आप 11th क्लास में कर चुके हो। फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो नीचे मैम से कॉन्टेक्ट करना, वो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स का वन शॉट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब तक जितना भी पार्ट हो चुका उसका वन शॉट आपको मिल जाएगा। बाकी जो रियल सॉल्यूशन है जो सबके लिए नया है वो आज से शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना मन में कि आपके लेक्चर्स रह गए या कुछ भी हो गया। अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म बीच में आती है तो सबसे पहले मैं उसका मतलब बताऊंगा, ठीक है, उसका रिवीजन कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई साहब, अब बस सबसे रिक्वेस्ट है किसी तरह की आवाज ना आए, किसी तरह की डिस्टरबेंस मत करना। सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सबसे पहला टॉपिक है सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसेस का लिक्विड के अंदर घुलना, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे गैस लिक्विड के अंदर घुलती है। मान लो दोस्तों, मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने 1 लीटर लिक्विड डाल दिया। 1 लीटर लिक्विड, वो 1 लीटर किसी का भी हो सकता है, वो 1 लीटर पानी का भी हो सकता है, वो 1 लीटर अल्कोहल का भी हो सकता है। मैंने 1 लीटर लिक्विड डाल दिया, इसके अंदर 1 लीटर मैंने लिक्विड ले लिया। चलिए बहुत अच्छी बात। यहां पर ऊपर दोस्तों, यहां पर मैंने गैस को रख दिया। गैस कोई भी गैस हो सकती है, मैंने गैस को रख दिया, मैंने गैस को रख दिया। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं एसटीपी कंडीशन पर। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी कंडीशन पर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। मैंने दोस्तों क्या करा, इस गैस पर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर लगाया, इस गैस पर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर लगाया, ठीक। अब जब मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर जाएंगे, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के अंदर जाएंगे। थोड़ा सा मैंने और प्रेशर लगाया, और गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर आ गए, और प्रेशर लगाया और गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर आ गए। एक समय ऐसा आएगा गैस ये कहेगी मुझे अब और नहीं घुलना। एक समय ऐसा आएगा जब गैस कहेगी मुझे और नहीं घुलना। ऐसा घर पर भी मान लो आपने पानी लिया, उसमें नमक डाल रहे हो, घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो, तो एक समय तक ही तो नमक घुलता है।
एक लिमिट तक ही तो नमक घुलता है, उसके बाद सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है। सेम वही काम यहां भी होता है। अगर मैं गैस पर प्रेशर लगाऊं, गैस घुली, और प्रेशर लगाया और घुली, एक समय ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी, बस और गैस नहीं घुलेगी। जितनी गैस घुलनी थी उतनी घुल चुकी है। ऊपर गैस रख भी दोगे, प्रेशर भी लगाओगे, अब और गैस नहीं घुलेगी। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड स्टेट। अब सैचुरेटेड स्टेट पर जो भी गैस का अमाउंट इस 1 लीटर लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो रखा है, उसे ही बोलते हैं सोलुबिलिटी। भाई साहब, प्रेशर लगाते गैस के घुलते एक समय ऐसा आया, अब और गैस नहीं घुलेगी। गैस का मैक्सिमम अमाउंट इधर घुल चुका है। उसी मैक्सिमम अमाउंट को जो सैचुरेटेड स्टेट पर घुल चुका है, उसे दोस्तों बोलते हैं सोलुबिलिटी। यही लिखा है, देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ लिक्विड एट एसटीपी इज कॉल्ड सोलुबिलिटी। जो गैस का मैक्सिमम अमाउंट इधर घुल गया ना, उसे ही बोलते हैं सोलुबिलिटी। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है जब पानी में नमक डालते हैं। नमक डालते रहो, डिसॉल्व करते रहो, एक लिमिट तक ही घुलेगा। एक ऐसा समय आएगा, उसके बाद अब और नमक नहीं घुलेगा। सेम उसी टाइप से जब लिक्विड में गैस अंदर जाती है तो एक समय ऐसा आता है, सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है। उस सैचुरेटेड स्टेट पर जो गैस का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो रखा है 1 लीटर लिक्विड में, उसे बोलते हैं सोलुबिलिटी। ठीक है, उसे बोलते हैं सोलुबिलिटी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये जो सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस है ना, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो, मैं पहले 2 अलग अलग तरह की गैस दिखाता हूं। एक मैंने दिखाया HCl, एक मैंने दिखाया O2। देखो, अगर आप इधर ध्यान से देखो, ये गैस अलग अलग एटम से बनी है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन या क्लोरीन? क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को हल्का हल्का इधर खींचेगा, हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे फिर हल्का हल्का पॉजिटिव। बहुत खूब, इधर आ जाओ। ये तो दोनों एक जैसे एटम है। अगर दोनों एक जैसे एटम है तो मैं कह सकता हूं कोई किसी को नहीं खींच रहा। अगर ये दोनों एक जैसे एटम हैं तो कोई किसी को नहीं खींच रहा, तो किसी पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं आएगा। ना ही इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा, ना ही इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा। अब एक कंसेप्ट होता है पोलर और नॉन पोलर का। जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, इसका मतलब उसके अंदर पोलैरिटी आ गई। क्या आ गई? पोलैरिटी। और जिस गैस के अंदर पोलैरिटी आ गई उसे क्या बोलूं, पोलर गैस या नॉन पोलर गैस? पोलर गैस। तो ये आपका हो गया दोस्तों पोलर गैस। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया क्योंकि इधर डिफरेंट एटम्स नहीं आए। इसका मतलब इधर पोलैरिटी नहीं आई। जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं आई उसे क्या बोलूं, पोलर गैस या नॉन पोलर? नॉन पोलर। चलिए भाई साहब, यहां पर ये हो गया नॉन पोलर, ये हो गया नॉन पोलर। चलो ये तो गैस की बात कर ली, ठीक है। इधर आ जाओ। अब मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं। एक मैंने लिया दोस्तों पानी, H2O, पानी, पानी। और एक मैंने लिया दोस्तों बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन जो आपने पढ़ा था ना हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, वो भी एक सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। ये आपका पानी है, ये आपका वाटर है, और ये आपका बेंजीन है। अब बताओ वाटर कैसा सॉल्वेंट होगा, पोलर या नॉन पोलर? इसके अंदर अलग अलग एटम आए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा 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 खींचेगा, हल्का हल्का नेगेटिव, इधर हल्का हल्का पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा खींचेगा खींचेगा, हल्का हल्का नेगेटिव, इधर हल्का हल्का पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव आए,
इधर पॉजिटिव नेगेटिव आए मतलब पोलैरिटी आई। अगर पोलैरिटी आई तो ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। दिस इज पोलर सॉल्वेंट, दिस इज पोलर सॉल्वेंट। बहुत खूब, यहां आ जाओ, यहां देखो भाई साहब, यहां तो हर जगह कार्बन ही है, ठीक है। पोलैरिटी कब आती है? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ जाए, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम आ जाए, ऐसे एटम्स आ जाएं जिनमें कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, वहीं तो पोलैरिटी आएगी। इधर ऐसी पोलैरिटी नहीं आती, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये पोलर गैस, नॉन पोलर गैस, ठीक है। ये पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, दोस्तों लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे में ही घुल मिल जाता है। जैसे कोई अच्छा इंसान है तो अच्छे इंसान से ही दोस्ती करता है, और मान लो कोई गंदा इंसान है, वो गंदे इंसान से ही दोस्ती करता है। जो जैसा है वैसे में ही घुलने मिलने का प्रयास करता है। आप देख भी सकते हो, जैसे क्लास में कुछ पढ़ने वाले लोग होते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, वो उनको दोस्त बनाते हैं जो खुद पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं इधर बाहर बाइकों पे घूमते रहते हैं, ठीक है, इधर उधर, तो वो अपने जैसे दोस्तों की तलाश करते हैं कि मार्केट में कौन बाइक पर घूम रहा है। फिर उन्हें एकदम से वो हाय हेलो करेंगे उनसे, क्योंकि उनकी हैबिट एक जैसी है। जो जैसा है वैसे में ही घुल मिल जाता है एक समय के बाद। कभी भी ना आप देखा करो, अगर आपको पहचान करनी है ना आप कैसे हो, तो आपके सराउंडिंग में 3-4 लोगों को ले लो, आप वैसे ही हो, जो आपकी संगत है आप वैसे ही हो, या वैसे बन जाओगे कुछ समय के बाद। टाइम लगेगा लेकिन बन जाओगे। तो अगर एक मिरर देखते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, तो अपने सराउंडिंग में 3-4 लोगों को देखो जिनमें आप डेली उठते बैठते हो, ठीक है। क्योंकि अच्छा इंसान है बुरे के साथ दोस्ती करेगा ही नहीं। अब जैसे चोर है, चोर की डेली रूटीन आप देखोगे तो चोर चोर के साथ ही बैठता है, दिन भर वो प्लानिंग करते हैं कहाँ पे डाका मारना है, क्या करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कोई, अरे बस यार, कोई प्रोफेशनल चोर है और वो मान लो क्लास का कोई टॉपर है, वो उससे दोस्ती करना चाहता है, उसका क्या ऐसे उद्देश्य ही नहीं है। चलिए देखो, लाइक डिजोल्व्स लाइक, शांत हो जाइए, अब सामने देखो, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये क्या है? ये है पोलर गैस, जो जैसा है वैसे में घुलेगा। तो बताओ पोलर गैस किस में घुलना चाहेगी, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर? पोलर। इसका मतलब जो HCl पोलर गैस है वो इस पानी के अंदर घुलना चाहेगी, इस पानी के अंदर घुलना चाहेगी। ये गैस इसके अंदर घुलना नहीं चाहेगी, और जबरदस्ती घोलोगे ना तो पोलर गैस नॉन पोलर में कम घुलेगी, घुल तो जाएगी, कम घुलेगी, दिल से नहीं घुलेगी। जो जैसा है वैसे में ही घुलना मिलना चाहता है। जैसे आप देखा करो, कभी कभी बचपन में क्या होता था, जो क्लास टीचर होती थी, कोई बच्चे की परफॉर्मेंस खराब है तो उसको किसी होशियार अच्छे बच्चे के साथ बिठा देती थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक उनकी बॉन्डिंग चलती नहीं थी, ज़बरदस्ती बिठा देती थी, उनके विचार नहीं मिलते थे। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो नोट्स बना रहा होता था, और जो बेकार गंद बच्चा है वो ज्योमेट्री में वो गेम नहीं खेलते हैं, ऐसे साइड में वो खेलता रहता था, ठीक। तो यहां पर ना नॉन पोलर गैस, बताओ नॉन पोलर गैस किस में घुलना चाहेगी, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर? नॉन पोलर। जो जैसा है वैसे में घुलना मिलना चाहेगा। तो इस नॉन पोलर गैस O2 की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में घुलेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ HCl की सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा, पानी या बेंजीन? HCl की सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा, पानी या बेंजीन? पानी। और बताओ O2 की सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा, पानी या बेंजीन? बेंजीन। ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं घुलेगी, घुलेगी लेकिन कम घुलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन तो पानी में घुलती है लेकिन इतनी नहीं घुल पाती कि जैसे हमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए, हमें अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या आपने देखा है कोई लड़का पानी के नीचे गया और आराम से ऑक्सीजन ले रहा है? नहीं देखा होगा, वो आराम ऊपर आ जाता है थोड़ी देर बाद जब सांस घुटती है। चलिए ये देखो क्या लिखा है, पोलर गैस इज मोर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट बट नॉन पोलर गैस इज मोर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ज्यादा घुलने की बातें हो रही हैं, ज्यादा घुलने की बात।
जो पोलर गैस है HCl वो दिल से पानी में घुलेगी, ऐसे ही O2 दिल से बेंजीन में घुलेगी। ठीक है, जो जैसा है वैसे में ही घुल मिल जाएगा। फटाफट ये 2 पेज उतारिए। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, इसे नोट करिए। बॉयज में कौन आया पहला दिन आपका? कौन से स्कूल से हो बेटा? DAV, यही वाले? DAV से तो और भी लोग हैं। ठीक, अच्छा आप कौन से स्कूल से हो? लिटिल एंजल्स। और आप? भारत माता दिल्ली बॉर्डर। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा इलाका है, पहाड़ों के पास है वो। दिल्ली के बॉर्डर पे पहाड़ है ना, गए हो? सबने उतार लिया? ये उतार। थोड़ा थोड़ा ना सब साथ साथ थोड़ा थोड़ा उतारने की कोशिश करा करो, जैसे मैं समझाता हूं। ठीक है वेरी गुड। अगर आपको पता लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूं तो फटाफट उतार ला करो, एक बार तो ध्यान से सुना करो। चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, सब सामने देखिए, किसी तरह की बात नहीं आए। देखो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, पोलर गैस पोलर में ज्यादा घुलेगी, नॉन पोलर में, बात खत्म। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर सोलबिलिटी ऑफ गैस को कैसे इफेक्ट करता है? देखिए जब कोई भी गैस लिक्विड में घुलती है तो गैस का क्या होता है? जैसे मैं आपको कहूं, शुगर को आपने पानी में डाला, घोल दिया। शुगर घोलने से पहले तो सॉलिड था, जब आपने डिसोल्व करा तो शुगर ने किसका रूप धारण कर लिया? लिक्विड। शुगर ने लिक्विड का रूप धारण कर लिया। ऐसा ही होता है, सोल्यूट जब सॉल्वेंट में घुलता है तो वो सॉल्वेंट का ही रूप धारण कर लेता है। जब गैस लिक्विड में घोलोगे तो गैस लिक्विड के अंदर चली जाएगी, बट वो गैस लिक्विड के रूप में आ जाएगी। वो गैस अपने रूप में नहीं रहेगी, वो लिक्विड के रूप में बदल जाएगी। है तो वो गैस ही। अब जब शुगर को पानी में मिलाते हो, ऐसा थोड़ी ना है वो मिलते ही शुगर खत्म हो गई, वो शुगर लिक्विड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेम उसी प्रकार हमें दिखाई नहीं देता है, जो गैस लिक्विड में घुलती है वो गैस भी लिक्विड का ही रूप धारण कर लेती है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है इस गैस के साथ क्या हुआ? सर ये गैस पहले इस स्टेट में थी, जैसे ही ये गैस घुली
तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। क्लियर है? यही हुआ है। अब एक बात और बताना, जैसे क्या गैस लिक्विड में घुलती घुलती रहेगी? क्या लिक्विड से गैस निकलती नहीं है? जैसे आप किसी तालाब के किनारे या जोड़ के किनारे, इधर तो आसपास जोड़ है ना, जोड़ के किनारे अगर खड़े हो गए तो बबल से दिखाई देते हैं, पानी से निकल रहे। गैस लिक्विड से निकलती भी है, गैस लिक्विड में घुलती भी है, और जो गैस है वो लिक्विड से निकलती भी है। इसका मतलब क्या है? कुछ गैस तो लिक्विड के रूप में बदल रही है और कुछ लिक्विड भी है जो एक्चुअली में गैस ही है, अब वो गैस के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये दोनों काम होते हैं, गैस लिक्विड में भी जाता है और लिक्विड गैस में भी आती है। भाई गैस घुलती भी है और गैस निकलती भी है, गैस घुलती भी है और गैस निकलती भी है। अच्छा, ये प्रोसेस देख के क्या लग रहा है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाए, ऐसी प्रोसेस तो दोस्तों रिवर्सिबल है। चलो भाई, ऐसी प्रोसेस तो रिवर्सिबल है। अब मुझे पहचानना है जो गैस से लिक्विड में जाने वाला प्रोसेस है, जो ये गैस का लिक्विड में घुलना है, ये कैसी प्रोसेस है? ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? आपको पता होगा दो तरह की प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और एक ऐसी प्रोसेस भी होती हैं जिनको हमें बाहर से एनर्जी देकर करवाना पड़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो अब मुझे बताना है जो ये गैस का लिक्विड में घुलना है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? ध्यानपूर्वक सुनना। देखो, ये है गैस, ये है लिक्विड। गैस और लिक्विड को कंपेयर करूं तो कौन स्टेबल है, गैस या लिक्विड? जैसे तीनों को ही चलो कंपेयर करते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे मजबूत कौन है? सॉलिड, वो सबसे स्टेबल है, उसके पार्टिकल सबसे पास पास है। उसके बाद है लिक्विड, ठीक ठाक स्टेबल है। सबसे अनस्टेबल है गैस। आप जैसे गैस को थप्पड़ मारना कहीं से भी, तो एकदम से उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग जाएंगे, वो सबसे अनस्टेबल है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करूं, मैं गैस और लिक्विड में अगर कंपेयर करूं, तो ये जो लिक्विड है ये स्टेबल है और जो ये गैस है ये अनस्टेबल है। गैस का लिक्विड में घुलना कहां से कहां में मूव करा? अनस्टेबल से स्टेबल। गैस का लिक्विड में घुलना मैं कहां मूव करा? अनस्टेबल से स्टेबल करा मूव। अब ये बताओ यार, कोई भी जब स्टेबल चीज बनती है तो उसके बनने में एनर्जी क्या होती है? रिलीज। दुनिया में कोई भी जब स्टेबल चीज बनती है तो उसके बनने में अपने आप एनर्जी रिलीज होती है। यार स्टेबल चीज तो अपने आप बनना चाहती है, अनस्टेबल बनाने के लिए तो मुझे बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ती थी। लेकिन अनस्टेबल से स्टेबल ये तो अपने आप बनना चाहेगा, इसमें तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो बताइए इसका फॉरवर्ड क्या है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। दोस्तों, अगर गैस से लिक्विड अनस्टेबल से स्टेबल जाने में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इसका जो फॉरवर्ड है दोस्तों, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए, मैंने पता लगा लिया क्या कि भाई जो गैस लिक्विड में घुलती है ना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। अब अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बताइए 11वीं क्लास का ली चैटलियर प्रिंसिपल इस पर लग सकता है, नहीं लग सकता? ली चैटलियर प्रिंसिपल किस पे लगता था? रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल ही तो है, इस पे ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल की कुछ बातें थी, ठीक है, कि भाई देखो, हम जो भी बाहर से चेंज करना चाहेंगे, मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन को मैं बाहर से डिस्टर्ब करना चाहता हूं, मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन को बाहर से डिस्टर्ब करना चाहता हूं, तो रिएक्शन कुछ ऐसी डायरेक्शन में चलेगी कि वो मेरे द्वारा किए हुए चेंज का सपोर्ट करेगी या अपोज? सपोर्ट या अपोज? अपोज। मैं कुछ भी करना चाहूंगा ना, रिएक्शन हमेशा उसका विरोध करती है।
ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलियर कंसेप्ट है। जो भी चेंज मैं बाहर से करना चाहूंगा, रिएक्शन हमेशा उसका उल्टा चाहेगी। वहां पे हम ये पढ़ते थे तापमान का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या होगा, कैटलिस्ट का क्या होगा। तो किसी को याद है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलना चाहती थी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? चलिए मैं बताता हूं, देखो दोबारा सुनो पहले मेरी बात। ली चैटलियर प्रिंसिपल काम कैसे करता है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो जैसे पेंडुलम है, मैं इसको इधर धक्का दूंगा, ये बढ़िया से इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसको इधर धक्का दिया, लेकिन पेंडुलम वापस से उसी प्लेस पर आना चाहती है। किसी भी चीज को मैं स्टेबल कंडीशन पर डिस्टर्ब करूंगा तो वापस से उसी स्टेट में आना चाहेगी। मैं पेंडुलम को ऐसा धक्का दे रहा हूं, लेकिन पेंडुलम ऐसे वापस आना चाह रहा है, वो मेरे द्वारा किए हुए चेंज का अपोज कर रहा है। जैसे कभी आपने देखा हो गली में कुत्ते जो घूमते हैं, है ना। अबे मान लो आप देखा करो, जैसे एकदम से आप व्हीकल दौड़ा के ले जाओगे उनके बगल में से, एक पल के लिए तो वो कुत्ता उठ जाता है नींद से, ठीक है, लेकिन दोबारा से बैठ जाएगा, फिर वो थोड़ा सा भौंकेगा भी। भौंकने का मतलब है भौंकने का ये मतलब होता है कि वो आपका विरोध कर रहा है, ठीक है। अब वो आपकी लैंग्वेज में आपको गाली तो दे नहीं सकता, तो वो भौंकता है, अपोज करता है। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, मान लो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, कोई कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या है, उसमें कंटेनर में मैंने और आग लगा दी। हीट बढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने और आग लगा दी। अब रिएक्शन क्या चाहेगी, इसका उल्टा। रिएक्शन ये चाहेगी वो जो हीट आग तुम बढ़ा रहे हो ना, अब वो हीट खर्च हो जाए, वो हीट एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडो। तो इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में चलना चाहेगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में चलना चाहेगी। यह था ली चैटलियर प्रिंसिपल। ऐसी एक्सोथर्मिक का सुना। अभी मान लो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करा, मतलब मैं अंदर की हीट बाहर निकाल रहा हूं। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तो मैं अंदर की हीट बाहर निकाल रहा हूं। अगर मैंने अंदर की आग बाहर निकाल दी, रिएक्शन बुरा मान जाएगी। रिएक्शन इसका उल्टा चाहेगी, रिएक्शन कहेगी मैं तो और हीट निकालूंगी। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम उसके अंदर से हीट निकाल रहे हैं। कंटेनर के अंदर जो गर्मी है उसको मैं निकाल रहा हूं। रिएक्शन चाहेगी इसका उल्टा, रिएक्शन चाहेगी हीट अंदर बढ़े। हीट अंदर कब बढ़ेगी, जब प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुए, एब्जॉर्ब, रिलीज, ठीक है। तो टेम्परेचर घटाने से एक्सो। अब देखो सारी बेफालतू की बात है, ये तो पुराने कंसेप्ट वैसे ही मैं रिवाइज करा रहा हूं। एक बेसिक सी बात मैं बोलना चाहता था। ली चैटलियर कहता है अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाना चाहती है, और डिक्रीज करते हो तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। गैस का लिक्विड में घुलना कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? गैस का लिक्विड में घुलना फॉरवर्ड कौन सी प्रोसेस है, एक्सो एंडो? एक्सोथर्मिक कब फेवरेबल होगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, डिक्रीज। टेम्परेचर को कम करते रहो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा गैस आपकी लिक्विड में घुलती रहेगी। मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठंड में गैस ज्यादा घुलेगी या गर्मियों में? गैस का लिक्विड में घुलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कब फेवरेबल होगा, जब टेम्परेचर को कम करोगे। जब टेम्परेचर को कम करते हो, देखो यहां जो भी टेम्परेचर है तुम कम करना शुरू कर दो, ठंड आएगी या गर्मी? अबे ठंड आएगी, ठीक है। टेम्परेचर को कम करो, ठीक है। यहां पे अरे बस मान लो 27 डिग्री टेम्परेचर है, वैसे अभी कितना होगा, गर्मियां बढ़ चुकी है, होगा इतना ही, ठीक है, 27, 30। कम करोगे 15, 10, 5, जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना एक्सोथर्मिक फेवरेबल होगा, उतनी ज्यादा से ज्यादा गैस जो है आपकी दोस्तों लिक्विड में घुलेगी, ठीक है।
अगर मान लो कोई उल्टा काम करे, उल्टा बोले तो टेम्परेचर को इंक्रीज करे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बताओ एक्सोथर्मिक फेवरेबल होगा एंडो, अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो, तो वहां बैकवर्ड जाएगा, मतलब वो तो गैस को घुलने ही नहीं देगा, बल्कि जो भी गैस घुली है वो और बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से बोलता हूं, गैस का लिक्विड में घुलना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब फेवरेबल होती है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज डिक्रीज, और यही लिखा है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो एक सवाल भी आता है इस पर बेस, सवाल सुनो, वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर अनकंफर्टेबल इन वार्म वाटर। जैसे मान लो कहीं रेगिस्तान का, राजस्थान का इलाका ला लो जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोई पोंड है, तालाब है, तो वहाँ पे आपको एक्वेटिक एनिमल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स को डालोगे तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा क्यों है? देखो, जो पानी है, पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे एक मछली ले लेते हैं। ठीक, ये मछली, मगरमच्छ, टोर्टोइस, ऑक्टोपस, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ये कैसे जीते हैं? ये क्या करते हैं, जो एयर के अंदर ऊपर से जो एयर है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, पहले वो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, फिर उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। मतलब सारा खेल डिपेंड करता है कि पानी जो लिक्विड है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन घुलती है, सारा खेल इस पे डिपेंड करता है। सुनना, अगर वार्म वाटर है, टेम्परेचर क्या है, कम या ज्यादा? अगर वार्म वाटर है तो टेम्परेचर ज्यादा, तो कौन सी फेवरेबल होगी, एंडो एक्सो? एंडो। लेकिन गैस का लिक्विड में घुलना क्या था, एक्सो। इसका मतलब गैस तो कम से कम घुलेगी या घुलेगी नहीं। तो इसलिए वार्म वाटर में दोस्तों ऑक्सीजन की पानी के अंदर सोल्युबिलिटी घट जाती है, और अगर ऑक्सीजन की पानी के अंदर सोल्युबिलिटी घट जाती है तो जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो मछली ऑक्सीजन लेगी कहाँ से? तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या तो थोड़ी देर तड़प कर मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ आपको मिलता भी नहीं। ये सब फिश वगैरह, आप जाओगे जम्मू की तरफ, ठीक है, हिमाचल की तरफ, तो वहाँ पानी ठंडा होता है, कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर में तो टेम्परेचर कम है, वहाँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा घुलती है, तो मछलियों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से वहाँ सर्वाइव करती है। ठीक है, तो ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार, वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर अनकंफर्टेबल इन वाटर। तो सुनो, वार्म वाटर एट हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक प्रोसेस विल बी फेवर्ड, so solubility of gas in liquid decreases. Why? Because solubility of gas in liquid is exo या endo? Exo. And at high temperature which is favorable, exo endo? Endo. टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो एंडो फेवरेबल होगा, लेकिन गैस का लिक्विड में घुलना तो एक्सो है। तो देखो क्या लिख रखा है, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेस सो दे फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए कभी भी राजस्थान जाना, गया है कोई राजस्थान? ठीक, कहाँ गए हो राजस्थान में अब तक? है? हाँ, जयपुर तो इधर ही है। अच्छा है? अच्छा, सालासर गए हो, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था, मैं बात ऐसी करना चाह रहा था कि तुम थार डेजर्ट जो है ना उसकी तरफ, जैसलमेर तरफ गए हो, जोधपुर। हाँ, इधर भी गर्मी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। अगर जैसलमेर में इस टाइम जो अभी ये समय चल रहा है ना, इसमें भी तुम बाहर नहीं घूम सकते 1 घंटा भी नहीं, या तो काले हो जाओगे या स्किन जल जाएगी। हमें आदत नहीं है ना। गया था मैं, लेकिन मैं सही, हाँ, मैं नवंबर में गया था जब रेत ठंडा था। उतारिए। मैं नवंबर में गया था जब रेत बहुत ठंडा था, इसलिए तो मैं रेत को उठाकर ऐसे कर रहा था।
उससे पहले गया था। वो जो वीडियो है वो शादी के बाद अपलोड करी है, लेकिन विजिट मैंने 1 महीना पहले किया था। ऐसे तो अभी मैं यूएसए था लास्ट वीक, तो अपलोड थोड़ी ना करी है मैंने। चलो उतार लो। फटाफट उतारिए सब। पानी नहीं था वहां। अबे तुम चलिए देखो, बिल्कुल शांत हो जाइए। अब सामने देखिए क्या होता है ना, वो तो अब फ़ोन में तो मेमोरीज होती है, तो उन्हें अपलोड करने का कई बार समय नहीं होता, तो बाद में भी अपलोड कर देते हैं। तो हालांकि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नवंबर में गया था, नवंबर 4-5, शादी से 1 महीना पहले। चलिए यूएसए लास्ट वीक। बताऊंगा अभी आपको। चलिए सामने देखिए, कोई बात नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर, सामने देखिए, किसी तरह की आवाज ना आए। क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना हो, अगर मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना हो और मैंने टेम्परेचर गलती से क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा ले लिया, यह है क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर यहाँ ले लिया, गैस कभी लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। अगर गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे टेम्परेचर या तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर लेना पड़ेगा या उससे कम। अगर आपने टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा लिया, कितना भी प्रेशर गैस पे लगा लेना, गैस कभी लिक्विफाई होगी नहीं, गैस कभी लिक्विफाई होगी नहीं। सर आप इधर लिक्विफिकेशन की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब गैस लिक्विड में घुल रही है, देखो ध्यान से, जब ये गैस लिक्विड में घुल रही है तो गैस किसका रूप धारण कर रही है? लिक्विड। जैसे ही गैस लिक्विड में घुली, गैस ने लिक्विड का रूप धारण करा। ऐसा महसूस नहीं हो रहा, गैस लिक्विड में जा रही है, गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? लिक्विफिकेशन। तो इसलिए मैं इधर लिक्विफिकेशन की बातें कर रहा हूं। अब मुझे बस ये पता लगाना है गैस का लिक्विफिकेशन कब आसानी से होगा। बस मुझे तो पता लगाना है गैस का लिक्विफिकेशन कब आसानी से होगा। तो सुनो, मैंने एक क्रिटिकल टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे, गैस कभी लिक्विफाई हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी, कभी उससे कम रखना पड़ेगा। मान लो दोस्तों, ये मैंने ले ली CO2 गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। ये होती है हाइड्रोजन गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -240 डिग्री सेल्सियस। और आप कहीं गर्म इलाके में हो जहां टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मुझे CO2 को लिक्विफाई करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर घटाऊंगा, 44 करूंगा, 40 करूंगा, 38, 35, बताओ 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बताओ CO2 लिक्विफाई हुई या नहीं हुई? नहीं हुई।
अभी भी जो 35 डिग्री सेल्सियस है वो CO2 के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, वो CO2 के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, वो CO2 के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। लेकिन देखो फिर मैंने धीरे धीरे करा 33 पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो एकदम से मैंने 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। जैसे ही मैंने 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कौन लिक्विफाई हुआ, हाइड्रोजन या CO2? क्योंकि 31 डिग्री सेल्सियस CO2 के क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या है, कम, एकदम से लिक्विफाई हुए। चलो भाई बहुत बढ़िया बात, CO2 लिक्विफाई हो गई। थोड़ा सा टेम्परेचर आपने घटाया और CO2 लिक्विफाई हो गई। लेकिन अब आपका उद्देश्य है हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना। अब अगर मैं हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना चाहता हूं तो टेम्परेचर को और घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मान लो घटा घटा का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस कर दिया। बहुत मेहनत का काम है इतना कम करना। इतना कम कर भी दिया, अगर इतना कम कर भी दिया तो पता ना क्या ये लिक्विफाई हुआ? नहीं, अभी भी -200 -240 से ज़्यादा है। भाई और मेहनत करी, -220 करा, -230 करा, जैसे ही -241 करा ये भी क्या हो जाएगा, लिक्विफाई, क्योंकि -241 इज लेस देन -240। तो देख लो भाई, सबसे पहले देखो यहां एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने कम करा, CO2 लिक्विफाई हो गई। बहुत मेहनत लगी, हाइड्रोजन लिक्विफाई हुई। ठीक है, लिक्विफिकेशन किसका इजी है, CO2 या H2? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा या कम? ज्यादा। लिक्विफिकेशन किसका इजी है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा या कम? बताओ, -240 ज्यादा है या 32? साइन के साथ देखो, कुछ मूर्ख हैं जो नंबर देख रहे हैं, कह रहे हैं 240 तो बहुत बड़ा नंबर है। साइन के साथ देखो, प्लस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस। ये क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है दोस्तों, उसको लिक्विफाई करना आसान होता है। और जिसका लिक्विफिकेशन इजी होगा, मतलब वो गैस लिक्विड में जाना चाहती है तो वो गैस लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा घुलेगी। तो इसलिए मैं लिक्विफिकेशन की बात कर रहा था। देखो क्या लिखा है, पहली बात तो, इफ टेम्परेचर एक्सीड्स द क्रिटिकल टेम्परेचर देन लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर कभी भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है, देखो यहां बताया था, देखो, अरे बोलिए मत बेटा, जो भी डिस्कशन करना है, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, आपस में बातचीत मत करना। अगर मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, सुना ध्यान से, अगर मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, तो गैस कभी लिक्विफाई होती नहीं है। तो वही तो लिखा है, इफ टेम्परेचर एक्सीड्स द क्रिटिकल टेम्परेचर देन लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगला, फॉर लिक्विफिकेशन टेम्परेचर शुड बी लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विफिकेशन के लिए टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। लेकिन अब देखो मैं इधर क्या लिखता हूं, द गैस having high critical temperature, the gas having high critical temperature can be liquefied easily, वो आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, है ना। और जो सोलुबिलिटी है दोस्तों, जो सोलुबिलिटी है, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, कितनी आसानी से लिक्विफिकेशन हो रहा है, कितनी आसानी से लिक्विफिकेशन हो रहा है। द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। क्लियर है? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये आप उतारिए। तो बताओ, मान लो कोई लिक्विड आ गया,
किसकी सोलबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा होगी, H2 या CO2? CO2, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, और जो आसानी से लिक्विफाई हो सकता है उसकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फटाफट से ये लाइन उतार लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबने लाइन उतार ली है, सबने लाइन उतार ली है। अब थोड़ी सी जो बातचीत है ना वो मैं प्रेशर की करना चाहूँगा। थोड़ी सी बातचीत दोस्तों मैं प्रेशर की करना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो यह लिक्विड, यह आपका लिक्विड, देखो यह आपका लिक्विड, ऊपर से मैंने ली देखो गैस, इस लिक्विड के ऊपर कोई भी गैस रख दी, इस लिक्विड के ऊपर कोई भी गैस रख दी। अगर मैं गैस को लिक्विड में घोलना चाहता हूं तो थोड़ा सा प्रेशर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या करा, मैं इस गैस को लिक्विड में घोलना चाहता हूं, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर मैंने लगाया, थोड़ा सा प्रेशर मैंने लगाया। जब गैस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा तो गैस कहां जाएगी, लिक्विड के अंदर जाएगी। जब थोड़ा सा प्रेशर मैं इस गैस पर लगाऊंगा तो ये गैस लिक्विड के अंदर जाएगी। फिर मैंने और प्रेशर बढ़ाया, जब मैं और प्रेशर बढ़ाऊंगा और गैस लिक्विड के अंदर जाएगी। फिर मैंने और प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाया, और गैस लिक्विड के अंदर गई। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, गैस की सोलबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी इंक्रीज हो रही है। दोस्तों इसी लॉ को बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये बात तो हम भी बता सकते थे, लेकिन सबसे पहले ये बात हेनरी ने बताई थी। ठीक, जैसे जीरो का आविष्कार किसने करा था, आज की डेट में तो तुम भी बता दोगे उसके बारे में, जीरो क्या है, लेकिन जो पहले बताता है उसी का नाम होता है। ठीक है, यहां बताओ, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा तो गैस की सोलबिलिटी भी दोस्तों इंक्रीज हुई। तो देखो क्या लिखता हूं यहां पे, देखो सोलबिलिटी, ध्यान सुना, सोलबिलिटी ऑफ गैस, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। जिस गैस को आप घोलना चाहते हो उसका प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना लग रहा है। ये लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर उसका प्रेशर कितना है, सारा खेल इस पर निर्भर है। पार्शियल प्रेशर, देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस या अबोव लिक्विड। देखो सुनो, मान लो जिस गैस को मैं घोलना चाहता हूं उसके प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया। सुनो, जिस गैस को मैं घोलना चाहता हूं अगर मैंने उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो बताओ उस गैस की सोलबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। जब तो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो मैंने प्रेशर थोड़ा सा लगाया, प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा, तो गैस भी कम घुलेगी। तो गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में कम या ज्यादा, कम। इसकी बहुत सी चर्चा मुझे करनी थी, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक रिलेशन बताया है। ये हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है, ये हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। तो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस। लेकिन हाँ एक शब्द है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब होता है अकेला उसी गैस का, अकेला उसी गैस का। जैसे मान लो यहां हवा है, सुनना, यहां एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं ऑक्सीजन के घुलने की, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की सोलबिलिटी की, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं ऑक्सीजन की सोलबिलिटी की। तो ऑक्सीजन की सोलबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, एयर के प्रेशर पर या सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर पर? सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर पर, सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर पर, सिर्फ अकेले ऑक्सीजन के प्रेशर पर। इसका मतलब है पार्शियल, इसका मतलब है पार्शियल।
तो पार्शियल का मतलब अकेला उसी गैस के प्रेशर को लेना है जिसकी सोल्युबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, फटाफट उतार लो। आगे कल से यही हेनरीज लॉ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये दोबारा से हम शुरू करेंगे। जितना मैंने बता दिया, बात बता दी, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से। ठीक है, थैंक यू।